ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन है आप सभी ने सिटीजन विजिलेंट फिल्म के बारे में सुन लिया होगा, जो कई इस्लामिस्ट वोक लेफ्टी को परेशान कर रही है। इसे देखिए। पैट्रिक बेट डेविड ने ये पोस्ट किया है और इसके नंबर 1 होने की एक वजह है। मुझे लगता है कि ये फिल्म मेकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली या टॉप रैंकिंग इंडिपेंडेंट फिल्म बन गई है। वो कह रहे हैं सिटीजन विजिलेंटे। कल रात देखी। इसके एप्पल पर नंबर 1 होने की एक वजह है। ये उन लाखों लोगों के गुस्से को छूता है जो मानते हैं कि सरकारें उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर रही। अगर यह फिल्म यूरोप में हुए रेप गैंग घोटालों को नहीं दिखा रही होती, जो मुख्य रूप से गैर स्थानीय लोगों द्वारा किए गए थे, तो यह किरदार लियाम नीसन ने निभाया होता और सबको कोई दिक्कत नहीं होती। असल में अब तो रोल ही उलट गए हैं। असल में अगर मुख्य किरदार कोई गैर श्वेत व्यक्ति होता जो किसी गैर श्वेत व्यक्ति के साथ हुए रेप का बदला किसी श्वेत व्यक्ति से ले रहा होता, तो आप जानते हैं ये फिल्म वामपंथियों की पसंदीदा बन जाती। वे इसे एक के बाद एक अवार्ड से नवाज देते। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सच्चाई को उजागर करता है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह गैर स्थानीय यूरोपीय लोग बड़े पैमाने पर स्थानीय यूरोपीय लोगों के साथ रेप कर रहे हैं, जिसे ज्यादातर लोग अब भी सही मायनों में समझ भी नहीं पाते। स्थिति इतनी खराब है, खासकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में हमारे यहाँ ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल हुआ था, जर्मनी में भी। इन हिंसक अपराधों में ज्यादातर अफगान, मध्य पूर्वी और अफ्रीकी लोग 10, 20, 30 गुना ज्यादा शामिल हैं। तो देखो स्नीको, तुम मध्य पूर्व के प्रवासी हो। ये फिल्म तुम्हें मारने पर है। कितनी बेवकूफ़ी है। इन लोगों ने एक ट्वीट किया था जो बहुत वायरल हुआ और अब वो एक मीम बन चुका है, जो कुछ इस तरह है, और मैं इसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ। ये कुछ इस तरह है। वामपंथी लोग चर्चा को समझने का नाटक करते हैं, जिससे चर्चा असंभव हो जाती है। ये ऐसा है जैसे वो इस बात को समझ क्यों नहीं सकते। ये प्रवासियों पर नहीं, आपराधिक प्रवासियों की मौत पर है, जिनकी संख्या अनुपात से ज्यादा है। मैंने ये आंकड़ा कई बार साझा किया है, फिर से साझा कर रहा हूँ। ये गैंग रेप की स्थिति है जिसे असल में ये फिल्म कवर करती है। जर्मन लोग कुल आबादी का 88% हिस्सा है, लेकिन वे सभी गैंग रेप मामलों में केवल 33% के लिए ही जिम्मेदार हैं। विदेशी लोग कुल आबादी का 12% हिस्सा है, लेकिन वे सभी गैंग रेप मामलों में 67% के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर आप इसे और विस्तार से देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली या भयानक हो जाती है। अगर आप इसे और विस्तार से देखें तो इसे देखिए। उन 12% में से केवल 2% अफगान और अफ्रीकी है, और वे सभी गैंग रेप मामलों में 34% के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये फिल्म वास्तव में इसी विषय को कवर करती है, तो इसे देखिए। तो इस्लामवादी भी अपना आपा खो रहे हैं, लेकिन पियर्स मॉर्गन भी इससे खुश नहीं है। तो वह फिल्म निर्देशक से इंटरव्यू करते हैं, जो जर्मन है, उवे बोल। चलिए सुनते हैं। क्या आपने व्यक्तिगत रूप से एलॉन मस्क से सुना है? क्या हम इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, सच में नहीं। हमारे बीच बस संदेशों के रूप में बातचीत हुई थी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, क्या? नहीं नहीं, खत्म। इलॉन मस्क ने आपसे क्या कहा? नहीं, बस उन्हें जो देखा पसंद आया। और क्या हम फिल्म एक्स पर दिखा सकते हैं? हमने कहा हाँ, जैसा आप चाहें। अगर ये कम समय के लिए है तो शायद हम कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे एक बात कहनी है, ये सीरियाई शरणार्थी परिवार जिसमें बेटा बलात्कारी था, उसमें सामूहिक बलात्कार किया था। ये असल में हैम्बर्ग में कुछ साल पहले हुए एक मामले पर आधारित है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जनता में हिंसा को भड़काती हैं, क्योंकि अगर आपके पास 8 बलात्कारी हैं और उन पर मुकदमा नहीं चलता, वे सभी जेल नहीं जाते, तो लोग इस तरह की खुद इंसाफ करने की कल्पनाएं करने लगते हैं, है ना? वे सोचते हैं ये क्या बकवास है। अगर कोई 15 साल की लड़की का बलात्कार करता है तो लोग जेल क्यों नहीं जाते? गैर प्रवासी बलात्कारी, वे भी जेल नहीं जाते। जेफरी एप्स्टीन बच गया। आप मुझसे कुछ भी कहें, इसे देखें। क्या जोकर है? क्या जोकर है? दोस्तों, जो आंकड़े मैंने आपको अभी दिखाए, उन्हें देखिए। इन आंकड़ों को फिर से देखिए। उस जर्मन प्रवासी की कहानी अकेली नहीं है। इसे देखिए। जर्मन आबादी का 2% से भी कम हिस्सा अफगान और अफ्रीकी लोगों का है। फिर भी वे सभी गैंग रेप मामलों में 34% के लिए जिम्मेदार हैं। ये फिल्म खास तौर पर सामूहिक बलात्कारों के बारे में है और 12% लोग विदेशी हैं, लेकिन वे सभी गैंग रेप मामलों में 67% के लिए जिम्मेदार हैं। और ये इस्लामवादी, ये छुपा हुआ इस्लामवादी,
असल में ये तो छुपा हुआ भी नहीं है। वाह, उसने पहले भी बहुत कठोर इस्लामवादी बातें कही हैं जो कुरान में लिखी हैं कि सभी काफिर और गैर मुस्लिम सबसे बुरी मखलूक हैं। अब उसने बयान बदलते हुए कहा है, मैं पहले अलग सोचता था। इसका क्या मतलब है? मैं सच में मेहदी हसन से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसे थे? अगर आप तब गलत थे तो क्या इसका मतलब है कि आज कुरान गलत है? क्योंकि ये बातें कुरान में लिखी है। खैर, उसे देखो, वो कितना घृणित इंसान है। आप कहते हैं कि सभी मुसलमान हमेशा दक्षिणपंथी हमलों के शिकार होते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप कभी नहीं जानते। आपने कहा कि आपने उसे बुलाया और जो कुछ भी आपने कहा, नहीं 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 नहीं, और ये बहुत ज्यादा पैसे की बात है। मैंने कहा वहां बलात्कार करने वाले गिरोह हैं। मेरी फिल्म में वो अपराधियों के खिलाफ जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ। और मुझे पता है कि उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, ये सच नहीं है। तो उसने पूरे परिवार को मार डाला। ओए, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने पूरे परिवार को मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उसने पूरे परिवार को गोली मार दी, लेकिन वे सब अपराधी थे। क्या वो लड़की अपराधी थी? क्या ये ठीक था? तो इसका जवाब देना बहुत आसान है, क्योंकि जाहिर है ये एक विजिलेंटे फैंटेसी फिल्म है। ठीक है, आप सैकड़ों फिल्में देख सकते हैं जहां पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। मेहदी हसन को सिर्फ यही समस्या है कि लोग असल में इसका जश्न क्यों मना रहे हैं। ये असल में आपको पश्चिमी समाज का मूड दिखाता है कि जानते हो क्या, उस लड़की के लिए सहानुभूति दिखाने की बजाय कहा गया कि उसे गैंग रेप का शिकार होना चाहिए था क्योंकि उसने भड़काऊ कपड़े पहने थे। क्योंकि ये फिर से एक बहुत आम वजह है। लोग जैसे बुशरा शेख, मुस्लिम कार्यकर्ता, ने वास्तव में ये दावे किए हैं कि पश्चिमी महिलाओं को रेप से बचने के लिए हिजाब पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, नकाब पहनना चाहिए। बहुत सारे मुसलमानों ने ऐसा कहा है। लोगों ने ये बात 10-15 सालों से सुनी है। इसलिए जब फिल्म में दिखाते हैं कि सतर्क नागरिक पूरी फैमिली को मार देता है तो आप सोचते हैं, भले ही उसने कहा उसे मारना नहीं चाहिए था, पिता ने बेटे का बचाव किया और कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने कहा, हाँ यही इस्लाम है, क्योंकि हमने मुसलमानों से कई बार सुना है। 2021 में डैनियल हिकिकाचू के साथ बहस में भी उसने यही बात कही और इसका बचाव किया। उसने कहा, ऐसा ही होता है, कुरान में यही लिखा है। महिलाओं के भड़काऊ कपड़े पहनने पर उनके साथ छेड़छाड़ होती है, यही सोच है। पश्चिमी समाज ये वर्षों से सुनता आ रहा है। इसी कारण मारे गए परिवार के प्रति सहानुभूति के बजाय लोग कहते हैं, जानते हो क्या, शायद ये ठीक है, यही तरीका है। आप पूछ सकते हैं, क्या पीडोफाइलों को सतर्क नागरिकों द्वारा मार दिया जाना चाहिए? हमारा कानून, हमारा समाज, कानून और व्यवस्था के बारे में हमारी सारी समझ कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया समानुपातिक होनी चाहिए। प्रतिक्रिया समानुपातिक होनी चाहिए। किसी की जान तभी लेनी चाहिए जब वो किसी की जान ले। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम में कोई ऐसा मिलेगा, सिवाय कुछ दूर वाम के वोक सिरफिरों के जो अपनी ही दुनिया में हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे, अगर किसी को जेल में न्याय मिल जाए और वो पीडोफाइल हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। असल में मेहदी हसन, तुम गंदे इस्लामिक बदमाश हो। असल में यह दिखाता है कि लोग तुम जैसे लोगों से कितने तंग आ चुके हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वह असल में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है। वह नहीं कहेगा कि पश्चिमी महिलाएं खुले कपड़े पहनती हैं तो बलात्कार की हकदार हैं, लेकिन वह ऐसे बोलने वालों की आलोचना भी नहीं करेगा। कई मुसलमान ऐसा कहते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना की फिल्म है, इसलिए ये सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं कि उन लोगों का क्या। बहन एक अपराधी नहीं, लेकिन वो बलात्कार के पक्ष में थी और गवाह भी बनी। तो आप लोगों की हत्या का समर्थन करते हैं क्योंकि नहीं, यह सिर्फ कल्पना है, एक फैंटेसी फिल्म है। मेहदी हसन, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वह कितना चालाक है। तुम्हारे पापा, याद रखो ये एक काल्पनिक फिल्म है। यह है एक काल्पनिक फिल्म है। नहीं, अब आप असल जिंदगी में बोल रहे हैं। आपने कहा उसने सिर्फ अपराधियों को मारा। मैंने कहा नहीं, और आपने जवाब दिया। नहीं, लेकिन आपने ही कहा था, आपने कहा असल में जो आप कहते हैं उसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आम सीरियाई परिवार था, वो अंदर गया और उन्हें मार डाला। ये पूरी बकवास है। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा था बेटा बलात्कारी है, उसने परिवार को मार डाला और उस क्लिप को संयमित प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। मैंने यही कहा है। पहले भी नहीं, मुझे संयमित प्रतिक्रिया के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। ये क्लिप मूल रूप से फिल्म का एक अंश है। लोग कह रहे हैं, जानते हो,
ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई पीडीएफ व्यक्ति जेल में पिटता है तो हर कोई कहेगा कि कानूनी रूप से यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उसे रोते नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। कई बार आप रहे हैं, उस क्लिप का ऑनलाइन इस्तेमाल एक संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है। आपको उसकी निंदा करनी चाहिए। हाँ, आपको उसकी निंदा करनी चाहिए। नहीं, वो एक फिल्म है और लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये एक फिल्म है। आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। अगर मैंने कुछ बनाया, अगर मेरी बातों को दूर दराज के लोग हिंसा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मैंने सिर्फ कहा था कि मैं इसे पोस्ट नहीं करूंगा और लोग हालात से तंग हैं। प्रवासी कौन है? आपकी तरफ से नहीं बोलते, लोग जेफरी एप्स्टीन से तंग आ चुके हैं। अरबों लोग इसे देख रहे हैं। ठीक है, शायद अरबों नहीं, 1 अरब या करोड़ों लोग। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। फिल्म को समीक्षाओं में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भले ही सिनेमेटोग्राफी, भले ही ये एक स्वतंत्र फिल्म है, ये कोई बड़ी बजट वाली हॉलीवुड फिल्म नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छा कर रही है। मुझे लगता है ये स्वतंत्र फिल्म निर्माण की सबसे बड़ी हिट है। क्या उन्हें जाकर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को मार देना चाहिए? जाहिर है नहीं। ये लोग इस पर नहीं रोएंगे। चार्ली किर्क ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वामपंथी जश्न मना रहे थे। हमें अपनी मोरल पुलिसिंग से बख्शो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर से देखो, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें उनकी परवाह नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लोग क्यों तंग आ चुके हैं? उबी बावल ने क्या कहा, इसे देखो। ये कल ही सामने आया है। क्या आप सुनना चाहेंगे? मुझे देखने दे। ये सुंदर स्वीडिश जोड़ा और उनके 2 बच्चे हैं। ये व्यक्ति स्कैंडिनेविया में पुलिस अधिकारी था, जिससे वहां हंगामा हुआ था। एक स्वीडिश आदमी को अफ्रीकी गैंग ने पीट पीट कर मार डाला जब वह फैन में नॉर्वे बनाम कोट डी इवोयर का मैच देख रहा था। कोट डी इवोयर, मुझे नहीं पता, मैं उस देश का नाम कभी सही से बोल नहीं पाता। वो ड्यूटी पर नहीं था दोस्तों, वो एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी था और अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गया है। वो सिर्फ फुटबॉल मैच देखने गया था। विविधता सबको कैसे मार रही है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये टॉमी रॉबिन्सन या मैं नहीं हूँ। ये वो फिल्म सिटीजन विजिलेंटे नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ये देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि सड़कों पर क्या हो रहा है। इसे देखिए, ये डच लोग अपना मैच देख रहे हैं। मैंने यह वीडियो कवर किया डच बनाम मोरक्को, जिसमें नीदरलैंड्स में रहने वाले मोरक्को के लोग उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। देखिए, वे सिर्फ जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि हमला भी कर रहे थे। जो डच रंग पहने हुए थे उन पर, इसे देखिए, ये मोरक्को के लोग। ये मोरक्को में नहीं है, ये यहां है। ये नीदरलैंड्स में है, जहां आप अपने ही देश में अपनी टीम का समर्थन भी नहीं कर सकते, और जब आप फुटबॉल मैच देखने जाते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाती है। तुम्हारी हत्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। यही वजह है कि लोग अब तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, जानते हो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। असल में जानते हो क्या, मुझे कुछ कहना है जो शायद आपको पसंद ना आए, असल में शायद आप न भी हों, मुझे नहीं पता। मैं अब तंग आ चुका हूं। मैं अपनी बात घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। इसे देखो, ये अब लगभग रोज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो गया है। देखो दोस्तों, ये कल ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जैसा मैंने कहा, ये लगभग रोज हो रहा है। एक 15 साल का लड़का था। ये वही 15 साल का लड़का है जिसकी चर्चा हो रही है। मेलबर्न के उत्तरी इलाके में गैंग हमले के बाद उसे चाकू मारकर अस्पताल के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पूरी रिपोर्ट के लिए लिंक विवरण में है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस पूरी घटना में एक भी ऑस्ट्रेलियाई शामिल नहीं था। और आप जानते हैं, मैं इन वीडियो के नीचे लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं, जो टिप्पणियां मैं पढ़ रहा हूं। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्या कह रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वे एक दूसरे को मार दे, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि ये सब हमारी सड़कों पर हो रहा है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह एक आयातित समस्या है जिसे हल किया जा सकता है। इसके लिए बस एक अच्छी, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जब तक हमारे देशों की बागडोर इन नाकाम नेताओं के हाथ में है, तब तक ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी भाषा उर्दू में एक कहावत है कि जब भगवान किसी देश को बर्बाद करना चाहता है तो वह वहां अयोग्य नेताओं को
सत्ता में बैठा देता है। जहां भी देखे, चाहे ब्रिटेन हो, वे एक प्रधानमंत्री को नहीं टिकाए रख सकते क्योंकि सब अयोग्य हैं। वे सभी औसत दर्जे के मध्य मार्गी औसत राजनेता हैं। पश्चिमी दुनिया में हर जगह यही स्थिति है। ऐसा कैसे हुआ कि ये देश जो सिर्फ 20-30 साल पहले तक सबसे समृद्ध देश थे, अब इस हालत में आ गए जहां स्थानीय लोग अपनी ही फुटबॉल टीमों का जश्न मनाने पर अपनी ही सड़कों पर मारे जा रहे हैं? ऐसा कैसे हुआ? ये हमारे अयोग्य राजनेताओं, हमारे नेताओं की वजह से हुआ है। कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक हम अपने देशों को चलाने का तरीका नहीं बदलते। हमें उनसे छुटकारा पाना होगा।